हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज़ एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम वर्ग 6 से 8 एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी होगा। इसका जो भी उत्तर होगा वो फाइनल आंसर की के हिसाब से होगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। जीएस का जो प्रश्न है वो 31 नंबर से शुरुआत होता है। 31 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है विलियम बैंटिंग, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स टाड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। 34 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आयोग ने 1939 और 1938 दोनों को माना था, इसलिए इसका सही उत्तर आयोग ने डी दिया था, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1939 और 1938 इसलिए माना था क्योंकि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में दोबारा चुने गए थे, यानी कि दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए, और गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसीलिए आयोग ने दोनों को माना है 1939 और 38, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए है FeO, ऑप्शन बी है CaO, ऑप्शन सी है ZnO, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। 35 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है? ऑप्शन ए है कोसी नदी, बी है गंडक, सी है काली, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का। यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह हर साल कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कि 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, बी है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, ऑप्शन सी है 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन हर वर्ष पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है। आगे चलते हैं हिंदी वाले पेज पर। यहाँ 37 नंबर से जीएस है। 37 नंबर सवाल कहता है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, यानी कि श्वास प्रक्रिया में ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है। बी है कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। सी है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
एटीपी यानी कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में संरक्षित या भंडारित होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है माचिस उद्योग में, बी है फोटोग्राफी उद्योग में, सी है बैटरी उद्योग में और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसमें जो मैग्नीज का उपयोग है माचिस उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, बैटरी उद्योग, इन तीनों में किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ 38 नंबर का मैथ का प्रश्न है और 41 ये जीएस का प्रश्न है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके किसने फेंका? जतिन दास ने, बी है बटुकेश्वर दत्त ने, सी है चंद्रशेखर आजाद ने, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित जो बम है बासे बम और बासे बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था और इनके साथ सरदार भगत सिंह थे। ये कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका लिए प्रसिद्ध सदानंद दाते को मार्च 2024 में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, बी में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, सी में है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। जो सदानंद दाते हैं इन्हें NIA का प्रमुख बनाया गया है यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके मतलब होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख सदानंद दाते को बनाया गया है और इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरेबेलम, बी है पसली, सी है कान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। कान जो होता है ये शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी वाला पेज है। 43 नंबर मैथ का प्रश्न है और यहाँ से 44 नंबर से जीएस है। तो यहाँ सबसे पहले 46 देख लेते हैं। 46 नंबर का जीएस प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है 133वां, बी है 140वां, सी है 123वां, डी है 100वां, ई है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये 133वां, यानी कि जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में 133वां स्थान है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर का। 44 प्रश्न है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ऑप्शन ए है पेट, बी है प्लीहा, सी है यकृत, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्लीहा मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। बी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर का प्रश्न है, कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ऑप्शन ए है राय बहादुर सतीश चंद्र, बी है राजीव रंजन सिन्हा, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा प्रथम निर्वाचित सभापति थे। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षित किया गया है? ऑप्शन ए है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला,
बी में है अजीत कृष्णन, सी में है पीबी नायर, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। इसमें जो भी दिए हुए हैं यानी कि शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, पीबी नायर, ये तीनों लोग किसके हिस्सा हैं? गगनयान मिशन के हिस्सा हैं। तो गगनयान मिशन का हिस्सा इसमें पूछ रहा है कौन सा? नहीं है। तो नहीं में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है जो गगनयान का हिस्सा नहीं हो, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। ई इसका सही उत्तर है। 48 नंबर का प्रश्न है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में आशा पारेख, बी है दिलीप कुमार, सी है वहीदा रहमान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। ये 49 नंबर का मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर 52 नंबर का जीएस का प्रश्न है। इसमें है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1990, 1980, 1968, 1960, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1968 में अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो 50 नंबर का है, ये मैथ का प्रश्न है। 53 नंबर जीएस का प्रश्न है। 53 नंबर में है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है घरेलू, बी है उद्योग, सी है सिंचाई, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पानी का सर्वाधिक उपयोग भारत में सिंचाई के लिए किया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 51 नंबर का, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशेवर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान ये तहरीक ये इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या है? यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान की, उनका प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है क्रिकेट बॉल, बी है वर्धमान चंद्रमा, सी है क्रिकेट बैट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो इमरान खान हैं ये क्या हैं? ये क्रिकेटर हैं, तो इनका जो चुनाव निशान है वो क्रिकेट बैट है। क्रिकेट बैट यानी कि क्रिकेट बल्ला। तो सी इसका सही जवाब है। 54 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कि 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, बी है कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी अलग होने के उपलक्ष्य में, सी है 22 को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग की स्मृति में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 55 नंबर का। 55 नंबर का प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1934, बी है 1932, सी है 1930, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP29 कहते हैं, यानी कि COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है कि दुबई UAE में, बी है बाकू अजरबैजान, सी है शर्मिला शेख मिस्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। COP29 बाकू अजरबैजान में इसका सम्मेलन किया गया। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ ये मैथ का प्रश्न है 56 नंबर का, ये जीएस का प्रश्न है 59 नंबर का। 59 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? ऑप्शन ए है सिरका, बी है रक्त, सी है धुआं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो रक्त है ये कोलाइड है और धुआं कोलाइड है। रक्त कोलाइड है और धुआं कोलाइड है, सिरका कोलाइड नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है, ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ 57 नंबर का मैथ का प्रश्न है, 60 नंबर जो है जीएस का प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न कहता है कि विश्व का कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी है फ्रांस,
सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित कर दिया है। बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पेज इंग्लिश वाला है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी वाला पेज है, तो हिंदी वाले पेज में यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है। 61 नंबर कहता है, 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, इकसठ नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में है कि प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, थोड़ा एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 61 नंबर का जो प्रश्न है, 61 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, बी है मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, सी है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। सी इसका सही उत्तर है। 64 नंबर का प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये में है कार्बेट नेशनल पार्क में, बी है सुंदरवन नेशनल पार्क में, सी है मुरैना नेशनल पार्क में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुरैना मध्य प्रदेश में क्या किया गया है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। सी इसका सही जवाब है। सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि 62 नंबर का मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर 65 नंबर का जीएस का प्रश्न है। 65 नंबर का जीएस का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। ऑप्शन ए में मार्च 1938 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, बी में है मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, और सी में है कि मार्च 1836 में पब्लिक कलकत्ता लाइब्रेरी, डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। सी इसका सही जवाब है। 63 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन ए में पोखरा, बी है काठमांडू, सी है लुम्बिनी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोखरा को नेपाल सरकार ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी वाला पेज है, यहाँ से हिंदी वाला पेज है। यहाँ पर 66 नंबर का जीएस का प्रश्न है। 66 नंबर का जीएस का प्रश्न है। यहाँ पर है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए कि 8 नवंबर 1929, बी है 8 नवंबर 1928, सी है 8 दिसंबर 1927, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, तो 1927 यहाँ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर दिसंबर है और 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ई सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में है कि तांबा, बी है नाइक्रोम, सी है टार्च बल्ब, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टार्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 67 नंबर से। 67 नंबर पर है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए में है गंगा नदी, बी में है कच्छ की खाड़ी, सी है खंभात की खाड़ी, डी है मन्नार की खाड़ी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी है कहाँ? ये है अपना भारत। यहाँ पर ये क्या है? गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य में ये कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी किसके लिए जो है अनुकूल है? तो तरंग ऊर्जा यानी कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए अनुकूल है खंभात की खाड़ी। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 69 नंबर का 69 नंबर का प्रश्न है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है दोनों श्रेणी तथा समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, सी है समानांतर क्रम में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या? सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाली लाइटें और बल्ब, और जो घरेलू उपकरण जुड़े होते हैं ये भी किस में जुड़े होते? समानांतर क्रम में। सी इसका सही जवाब है। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का हो गया, 70 नंबर का प्रश्न है। 70 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है बॉक्साइट, और सी है तांबा। तो जो घटशिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घटशिला बॉक्साइट के लिए, सॉरी, घटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। घटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब सी है। घटशिला जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो सी इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला ये हिस्ट्री यहाँ से शुरुआत है, और हिस्ट्री में यहाँ से हिस्ट्री का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे? ऑप्शन है करतार सिंह सराभा, बी है लाला लाजपत राय, सी है भगत सिंह, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करतार सिंह सराभा। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ से हिस्ट्री चालू है, और ये हिस्ट्री का पहला प्रश्न है। अब ये जो सामान्य ज्ञान था यानी कि जो जीके था ये पहले पोर्शन में था, वो 40 नंबर तक वो था, 40 प्रश्न जीके था, तो 40 प्रश्न जीके और मैथ मिलाकर ये पूरा हो गया। अब यहाँ से 40 प्रश्न हिस्ट्री के होंगे, और 40 प्रश्न हिस्ट्री के समाप्त होने के बाद फिर अगला 40 प्रश्न ज्योग्राफी के होंगे। तो ये पहला प्रश्न था। यहाँ पर चौथा प्रश्न है हिस्ट्री का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। ऑप्शन ए है 241 मील, बी है 400 किलोमीटर, सी है 200 किलोमीटर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 241 मील। दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर जो है नमक कानून तोड़ा। यानी कि ये 24 दिन की यात्रा थी, किसकी? गांधी जी की। और लगभग एक दिन में 10 मील चलते थे। एक दिन में 10 मील चलते थे, तो 24 धामा 240 मील, 240 मील, और ये 241 मील। यानी कि जो मतलब पूरी यात्रा का जो दूरी है वो 241 मील है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि 24 दिन की यात्रा थी, 10 मील रोज चलते थे, तो जब गुणा करेंगे 240 मील हो जाएगा, और एक अलग से जोड़ देंगे तो इसका 241 मील सही उत्तर होगा। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिस्ट्री का दूसरा प्रश्न है। ये कहता है कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? ये में है ताशकंद समझौता, बी है शिमला समझौता, सी है पंचशील समझौता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचशील समझौता। इसका सही जवाब है। हिस्ट्री 5 नंबर का प्रश्न है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? ये में है एसरहद्दोन, बी में है सलमेनेसर तृतीय, सी में है असुरबनीपाल, और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असुरबनीपाल ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा प्रश्न।
तीसरा नंबर का प्रश्न है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। इसका सही उत्तर क्या होगा, मीमांसा या वैश्विक या न्याय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। 6 नंबर का प्रश्न है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। ऑप्शन ए में है कि इसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई। बी में है इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया गया। सी में है इसके वियत मिन्ह की स्थापना हुई। और डी में है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत चिन्हित किया था। बी इसका सही उत्तर है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, आगे चलते हैं हिंदी वाले पेज पर। यहाँ से शुरुआत है हिंदी का पेज। 7 नंबर का प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई और जिससे यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन बन गई। 1907, बी है 1875, सी है 1857, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड में किया था। किसने? जमशेदजी टाटा ने। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। ये में है डलहौजी, बी में है कैनिंग, सी है मिंटो, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, कैनिंग। जो कैनिंग था ये भारत का पहला वायसराय था। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का। 8वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन ए में इसका भारत के व्यापार संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। सी है कि इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। ई है, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कि निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन में। तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। ये है हर्ष, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्ष। हर्ष इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई। ऑप्शन ए इटली और फ्रांस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, सी है जर्मनी और सोवियत संघ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच स्टालिनग्राद की लड़ाई हुई। सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है कि मुल्ला, मस्कत और बोलन ये क्या है। ऑप्शन ए पर्वतीय दर्रे हैं, बी है कश्मीर के शहर हैं, सी है पर्वत चोटियाँ हैं, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुल्ला, मस्कत और बोलन ये पर्वतीय दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी पेज है। 13 नंबर का हिस्ट्री का प्रश्न है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। नंबर ए ये है कि भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, बी है जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, सी है फसल कटाई का 1/3 हिस्सा बटाईदारों में दिया जाएगा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि फसल का 1/3 भाग। देखिए यहाँ पर लिखा है तेभागा। तेभागा मतलब क्या होता है कि 3 में से 1 भाग, इसे तेभागा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि फसल का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा।
तो तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है? फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, इससे संबंधित है। यानी कि यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, तो आप इससे याद कर सकते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए खड़क सिंह, बी है बंदा बहादुर सिंह, सी है भगत सिंह, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है जिसने फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया, तो ई इसका सही जवाब है। आयोग ने इसका सही जवाब ई दिया था फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं 17 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया? 1885, 1878, 1880, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया। 20 का सही जवाब है, 20 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, जिसका शीर्षक था। ऑप्शन ए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, बी है दास कैपिटल, सी है मीन काम्फ, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीन काम्फ। ये किसकी आत्मकथा है? हिटलर की आत्मकथा है। सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मंगोल 18 नंबर का प्रश्न है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर प्रणाली, भोजन भंडारण की तकनीकी, सी है कानून संहिता, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुरियर प्रणाली। यम का यानी कि मंगोल जो साम्राज्य था, यहाँ पर यम के मतलब था कुरियर प्रणाली। ये इसका सही जवाब है, ये सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? ये है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है बनावली, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण और चावल के साक्ष्य मिले हैं। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1920 के आसपास कौन सी संधि हुई थी। ये में है ट्रायोन की संधि, बी है ब्रेस्ट लियोस की संधि, डी सी है वर्साय की संधि, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना वर्साय की संधि से हुई थी और वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। तो 1919 ईस्वी वर्साय की संधि के द्वारा एक वर्ष बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस जो है सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हिंदी वाला पेज है। यहाँ है 20 नंबर का प्रश्न हिस्ट्री का कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है कि ग्यूसेप मेजिनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है वान बिस्मार्क, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण के जनक गैरीबाल्डी हैं और जर्मनी के एकीकरण के जनक बिस्मार्क हैं। तो जर्मनी का पूछता तो बिस्मार्क हो जाता, यहाँ इटली का पूछा है इसलिए गैरीबाल्डी है। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ का 24 नंबर का, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन ए है कि अंबिका चरण मजमूदार, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एनी बेसेंट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 21 नंबर का कि ये एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? ये है आर.डी. बनर्जी, बी है जॉन मार्शल, सी है कनिंघम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एएसआई के पहले निदेशक थे। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। किस भारतीय राज्य के आदिवासी समूहों के बीच उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरला, सी है झारखंड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड में 1914 में ताना भगत आंदोलन
चलाया गया था, किसके द्वारा? उराव जनजाति के जो है बलराम भगत और जतरा भगत के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था 1914 में, छोटा नागपुर पठार झारखंड के आसपास। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? यह है मूल शीर्षक अधिनियम के द्वारा, बी है आत्मसात नीति, सी है सोवियत ऑस्ट्रेलिया नीति, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मसात नीति के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समूह के बच्चों को परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर का। 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। यह है जाति व्यवस्था की उन्मूलन की वकालत करना, बी है ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, सी है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। बी इसका सही उत्तर है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? यह है वर्साय की संधि, बी है बंगाल का विभाजन, सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये, 1919 में वर्साय की संधि हुई और ये खिलाफत आंदोलन के लिए जो है प्रेरक का काम किया। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, आगे चलते हैं। ये हिंदी वाला पेज है। 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ? तो नेवी विद्रोह 1946 में हुआ या 1942 में या 1930 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ये, 1946 में नेवी विद्रोह हुआ, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये इसका सही जवाब है। 31 नंबर का प्रश्न है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? ऑप्शन ए है राजगृह, बी है ग्रहराज, सी है पाटिलपुत्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राजगृह या गृहब्रिज, राजगीर का जो है पुराना नाम था। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए कि दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, बी में है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, सी है सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, कहता कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? ये है बी राघवाचार, सी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी है महात्मा गांधी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर, इन दोनों ने मिलकर द हिंदू अखबार की स्थापना की थी 1878 में। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? यह है साइमन कमीशन, बी है भारत सरकार अधिनियम, सी है रोलेट एक्ट, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट 1919 में आया और जिसका उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की है? ऑप्शन ए में कि स्वतंत्रता की घोषणा, बी है द फेडरलिस्ट पेपर्स, सी है सामान्य ज्ञान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामान्य ज्ञान पैम्फलेट था जिसका प्रकाशन किया गया और यह उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद किया। सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर का प्रश्न है कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए में है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, बी में है
एबीसीनिया पर इतालवी आक्रमण, सी है जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप और इतालवी आक्रमण, मंचूरिया पर आक्रमण, ये सभी कारण थे राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू होने के। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी है। यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न से प्रेरित थीं। ऑप्शन है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता से, बी है आर्थिक समानता और समाजवाद से, सी है राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से जो है 1848 में की जो क्रांतियां हैं वो प्रेरित थी राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है उपनिषद, सी है ऋग्वेद, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपनिषद, बी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है 1861, बी है 1818, सी है 1854, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में लगाई गई। कहाँ पर? कलकत्ता में, जो असफल रही। और दूसरी मिल कब लगाई गई? 1851 में दूसरी कपड़ा मिल लगाई गई मुंबई में, ये भी असफल रही। यानी कि पहली भी असफल, दूसरी भी असफल। तीसरी मिल कब लगाई गई? 1854 में। ये सूती कपड़ा मिल की तीसरी मिल थी और ये पहली असफल मिल थी जो मुंबई में लगाई गई। और 2 वर्ष बाद 1856 से इसने उत्पादन करना शुरू कर दिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, बी है विनायक दामोदर सावरकर, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1904 में किसकी स्थापना? लियोनरी की स्थापना, यानी कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, यानी कि बीडी सावरकर ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। बी इसका सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1900 यानी कि हिस्ट्री का प्रश्न 39 नंबर का है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। ऑप्शन ए कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, बी में है स्वतंत्रता समानता भाईचारा, सी में है शांति भूमि रोटी, डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शांति भूमि रोटी। बोल्शेविकों का नारा था 1917 में क्रांति के दौरान। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1936 नंबर का प्रश्न है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। ऑप्शन ए भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से, बी में है आधुनिक शिक्षा से, सी है सामाजिक सुधार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना और आधुनिक शिक्षा, इन दोनों से संबंधित था वुड घोषणा पत्र। डी इसका सही उत्तर है, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। ऑप्शन ए है टिकेंद्रजीत सिंह, बी है जदुनाथ शर्मा, सी है रानी गडुल्लू, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं था जो मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह में शामिल था। तो ई इसका सही उत्तर है, ई सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से जियोग्राफी का पोर्शन शुरुआत होता है, हिस्ट्री खत्म हो गया। अब 1 से 40 तक जियोग्राफी चलेगा। आगे हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से जियोग्राफी शुरुआत है।
ज्योग्राफी का पहला प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा का जल संचयन कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? ऑप्शन है कि हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्षा का जो जल है उसको संचयन करने के लिए अनिवार्य बना दिया है। सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर का प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है कि रामगंगा व काली नदी, बी है सतलुज व रामगंगा नदी, सी है सतलुज व काली नदी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतलुज और काली नदी के मध्य क्या है? कुमायूं हिमालय है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो सदिया और धुबरी ये दोनों असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये ऑप्शन है कि 1078 किलोमीटर, बी है 1620 किलोमीटर, सी है 1205 किलोमीटर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। सदिया, यहाँ पर सदिया और धुबरी के बीच जो जलमार्ग संख्या 2 है इसकी लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऑप्शन में 891 किलोमीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि बांस के थ्रू सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन है कि मेघालय, बी है झारखंड, सी है असम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि बिन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? कर्नाटक में, बी है महाराष्ट्र में, सी है उड़ीसा में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। यानी कर्नाटक में बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बन्नेर घट्टा से आप बेन्नूर को याद रख सकते हैं कि बेन्नूर जो स्थान है सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये इसका सही जवाब है। 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किस समस्या का सामना करना पड़ता है? सुनामी का, भूस्खलन का, ट्रैक को धंसना का, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि सुनामी, भूस्खलन, ट्रैक का धंसना, इनमें से सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कोंकण रेलवे स्टेशन पर। डी इसका सही उत्तर है। डी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी पेज की शुरुआत है। यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है ज्योग्राफी का कि बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, बी में है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो बेतवा नदी है, जैसे मान लिया जाए कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी सहायक नदी है? यमुना नदी। तो ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। अब यहाँ पर जो यमुना नदी है इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 सहायक नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 सहायक नदियाँ हैं। ये बेतवा नदी है। अब देखिए बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो अब यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए हम प्लस का निशान बना लेंगे। अब ये हमने प्लस का निशान बना लिया। अब देखिए ये पश्चिम दिशा है और यहाँ पर पूर्व दिशा है। उत्तर की ओर क्या होता है? यानी कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि जो बेतवा नदी है वो किस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम और दक्षिण से जाती है और उत्तर और पूर्व की ओर बहती है। यानी उत्तर पूर्व की ओर कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कहाँ है? ऑप्शन ए में है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर का कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, बी है शिवहर, सी है गोपालगंज, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। कांवर झील जो है ये बेगूसराय जिले में स्थित है और बेगूसराय इसमें से कहीं पर ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। ई जो है इसका सही उत्तर है। तो ई इस प्रश्न का सही जवाब है।
और जो कांवर झील है ये कहाँ है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। 68 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेमी, 200 से 400 सेमी, 60 से 100 सेमी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है, 100 से 200 सेमी वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा बिहार में होती है। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? ये में है पक्षी अभ्यारण्य, बी है एशियाई शेर, सी है मैंग्रोव वन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो पिट्टी द्वीप ये कहाँ है? ये पक्षी अभ्यारण्य है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य ये जो है जो लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य। ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ये इसका सही जवाब है। यहाँ पर है 9 नंबर का प्रश्न कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लंबाई कितनी है? 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1700 किलोमीटर इसकी लंबाई है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है कि भीमा बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है सुपौल, बी है मुंगेर, सी है गया, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भीम बांध, यहाँ पर माँ है, माँ से भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य और माँ से मुंगेर में स्थित है, यानी कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन बी सही है, मुंगेर में स्थित है। 20 का सही उत्तर है। 14 प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है अजमेर, बी है खेतड़ी, सी है भरतपुर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ये, अजमेर जो है ये अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका सही जवाब है। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 15 नंबर का कि निम्न हिमालय, निम्न हिमालय किसे कहते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय को निम्न हिमालय कहते हैं। तो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी किस नाम से जानी जाती है? ये है कटी फटी घाटी, बी है द्वार, सी है दून, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंबोद घाटी जो निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच है उसे दून के नाम से जानते हैं। सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ये है जयंतिया पहाड़ी, बी है खासी पहाड़ी, सी है गारो पहाड़ी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित हैं और मेघालय राज्य किसका हिस्सा है? उत्तर और पूर्वी राज्य का हिस्सा है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उन्हें पूर्वांचल कहते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ई होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1995, 2000, 1985, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। सी इसका सही उत्तर है। तो सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाला पेज है, अब चलते हैं हिंदी वाले पेज पर। यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न है जीएस का, ज्योग्राफी का, कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में काफ़ी अरेबिका किस्म आरंभिक तौर पर शुरू किया गया? जो अरेबिका किस्म है इसकी शुरुआत कहाँ की गई? ऑप्शन ए में अन्नामलाई पहाड़ी पर, बी है बाबा बुदान पहाड़ी पर, सी है नीलगिरी पहाड़ी पर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसकी बाबा बुदान की पहाड़ी है यहाँ पर अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है उसकी उत्पादन पहली बार किया गया। बी इसका सही उत्तर है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का ज्योग्राफी का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, सी है गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आयोग ने डी माना था, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि गुजरात पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन वाले जो भी राज्य हैं ये कपास उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख हैं, इसलिए इसका सही जवाब
ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है कि मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है दून, बी में है तराई क्षेत्र, सी है चोस, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। इसमें जो आयोग ने उत्तर माना था, ऑप्शन डी माना था कि दून, तराई और चोस, इन तीनों क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी मोटे कणों वाली पाई जाती है। डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रेणी, बी है महाभारत श्रेणी, सी है धौलाधर श्रेणी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीर पंजाल श्रेणी ये लघु या मध्य हिमालय या निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और सबसे पश्चिम में है। ये कहाँ है, ये श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे जोन हैं। ऑप्शन ए है 12 रेलवे जोन है, या 16 रेलवे जोन है, या 10 रेलवे जोन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में जो रेलवे जोन है 19 रेलवे जोन है। इन 19 रेलवे जोन में से 18 रेलवे जोन है, ये रेलवे वाले हैं, और एक रेलवे जोन है, ये मेट्रो रेलवे जोन है। कौन सा, मेट्रो रेलवे जोन है। तो इसलिए इन दोनों को मिला दिया जाए तो 19 होते हैं। और मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है। लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन बी माना था, 16। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया, अब आप समझ सकते हैं। आयोग ने इसका उत्तर बी माना था, तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है दरभंगा, बी है चंपारण, सी है सारण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण, जो पश्चिमी चंपारण जिला है, ये बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादन जिला है। बी इसका सही उत्तर है, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी वाले पेज पर चलते हैं। यहाँ से हिंदी पेज है। 23 नंबर का प्रश्न है ज्योग्राफी का कि महानदी का जलतंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। कर्नाटक, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो महानदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार से। छत्तीसगढ़ में सिंघवा उच्च भूमि है, वहाँ से महानदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ये दोनों सही, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। 26 नंबर का प्रश्न है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और ये केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई 95.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। ये है खादीन, बी है गुल, सी है पालर पानी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनको गुल नाम से जाना जाता है। बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल अवरुद्ध है। यह है पारादीप बंदरगाह, बी है विशाखापट्टनम, सी है तूतीकोरिन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थल अवरुद्ध बंदरगाह ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और स्थल अवरुद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर थारमेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। जो बिहार है, मान लिया जाए ये बिहार है, तो ये जो पश्चिमी बिहार है, ये मध्य बिहार है, ये पूर्वी बिहार है। पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा नम उप आर्द्र जलवायु, जहाँ वर्षा अधिक वहाँ आर्द्रता अधिक, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है कि नम उप आर्द्र जलवायु है। बी में है कि शुष्क तथा मानसून, सी है अर्ध शुष्क, डी है उपरोक्त में से एक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि नम उप आर्द्र जलवायु है। कहाँ पर, ये जो पूर्वी बिहार है वहाँ पर, तो ये इसका सही जवाब है। 28 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने % है। ऑप्शन ए है 9.42, बी है 7.80, सी है 7.41, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 8.58% है।
इसे आप 8.6% भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, इंग्लिश वाला पेज है, हिंदी पेज पर चलते हैं। यहाँ से 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। ये है पटियाला, बी है अंबाला, सी है चंडीगढ़, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंबाला। जो अंबाला है ये जल विभाजक का कार्य करता है। कहाँ? सिंधु नदी अपवाह तंत्र और ये है गंगा नदी अपवाह तंत्र। इन दोनों के बीच यहाँ पर अंबाला शहर है। अंबाला शहर सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र इन दोनों को विभाजित करता है। तो अंबाला इसका बी सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। 32 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। अब पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है, या मालाबार तट, या कोंकण तट, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मैप बनाते हैं भारत का। ये है, ये भारत का मैप। यहाँ ये गुजरात है और गुजरात के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है, गोवा के नीचे यहाँ पर कर्नाटक है और सबसे नीचे है केरल। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल। अब जो महाराष्ट्र और गोवा का तट है इसे कोंकण तट कहते हैं। तो महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। ये जो केरला का तट है इसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग है यानी कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। तो ये मध्य में कर्नाटक है और कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। और तो कन्नड़ तट इसमें कहाँ है? कन्नड़ तट या कन्नड़ मैदान, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ कि कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। ये है मैग्नीज, बी है बॉक्साइट, सी है अभ्रक, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। कटनी में उत्पादित खनिज क्या है? ये बॉक्साइट है। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है बिहार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कौन करता है? तो उड़ीसा राज्य करता है और उड़ीसा किसी भी ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इसका सही उत्तर है। ई सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कब लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ऑप्शन ए 1975, बी 1973, सी 1990, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1973 में लक्षद्वीप की स्थापना हुई इन सबको मिलाकर। तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है, यानी कि रेड होल माइनिंग किस राज्य में होता है। यह है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है असम, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। जो रेड होल माइनिंग है ये दो राज्यों में होता है, एक तो मेघालय में और दूसरा उत्तराखंड में, और यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं है ये दोनों राज्य, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई है। रेड होल माइनिंग उत्तराखंड और मेघालय में होता है। ई इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश वाला पेज है और यहाँ से 35 नंबर का सवाल है। 35 नंबर का जियोग्राफी का प्रश्न है। यह भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो सीमेंट उद्योग संयंत्र ऑप्शन ए हुगली में, बी है मुंबई में, सी है चेन्नई में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना, सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में हुगली में किया गया था। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि मालवा का पठार का संबंध किससे है। ये है छोटा नागपुर पठार से, बी है दक्कन के पठार से, सी है मध्य उच्च भूमि से, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य उच्च भूमि का जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है 36 नंबर का। 36 नंबर का प्रश्न है कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि की दर कितने परसेंट थी। 22.34%, 28.62%, 25.07%, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.07% है। सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रथम प्रस्ताव पारित किया। बी इसका सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? अब यहाँ जब कश्मीर क्षेत्र की बात करते हैं तो कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटी आएंगे, यानी कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आते हैं किसमें? कश्मीर क्षेत्र में। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। ये में है कि श्योक, बी में है हुंजा, सी में है नुब्रा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। श्योक नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी और जास्कर नदी ये चारों नदियां कहाँ मिलती हैं? लद्दाख में मिलती हैं। किससे? सिंधु नदी से। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये किस क्षेत्र में आते हैं? कश्मीर क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हुआ है। तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो कश्मीर क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों को सम्मिलित रूप से बात करता है। इसमें दोनों आते हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में श्योक, हुंजा, नुब्रा और जास्कर ये चारों नदियाँ सिंधु नदी से मिलती हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? यहाँ पर देख लेते हैं। ये 38 नंबर प्रश्न कहाँ है? चलो 38 नंबर का प्रश्न आगे होगा। यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो दुर्ग व बस्तर जिलों में, बी है गुआ नोमुंडी जिलों में, सी है मयूरभंज व केंदुझर जिलों में, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। बादाम पहाड़ जो खान है ये लौह अयस्क की खान है। ये कहाँ पर है? मयूरभंज व केंदुझर उड़ीसा में। सी इसका सही उत्तर है। सी सही जवाब है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 37 38 यहाँ पर 38 नंबर भी प्रश्न हो गया यहाँ पर। तो ये 1 से 40 तक यानी कि जियोग्राफी भी समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका। तो ये जो 6 से 8 का जो ऑफिशियल पेपर था बीपीएससी आयोग के द्वारा, बीपीएससी TRE 3.0 री एग्जाम का, उसे हमने हल किया। इसमें सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री और जियोग्राफी, जीएस में इन तीनों पोर्शनों को हमने हल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।